Hello viewers, welcome to ICSC board class 10 physics episode 8.3. In the previous episode we have talked about electric current, we have seen about the resistance, also we have talked about the conductance, and we have talked about the units as well as bigger units and smaller units. In this session we are going to talk about the law of resistance. So in the previous episode we have talked about the resistance and superconductivity and critical temperature, but here we are going to talk about the resistance and its loss. Resistance का मतलब तो पता चल गया होगा ना आपको. Resistance का मतलब क्या? Obstruction, opposition, obstacles. जब कंडक्टर के अंदर एटम्स के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और वो इधर उधर बिना डायरेक्शन की वजह से इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं, तो दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विथ द फिक्स पॉजिटिव आयंस. जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं रैंडमली उसको एक दिशा मिल जाती है. अभी वो रैंडमली घूमते हैं तो उसको दिशा मिल गई, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव टर्मिनल में से पॉजिटिव की ओर जा रहा है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच वॉज नॉट देयर और विच वॉज नॉट हैपनिंग इन द प्रीवियस वन. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगेंगे एक डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ऐसा कह सकते हैं. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आयंस के साथ में टकराते हैं, साथ साथ में जो फिक्स्ड पोजीशन में है उसके साथ भी टकरा जाते हैं. इसलिए वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस. हम इस एपिसोड के अंदर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं. तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर सबसे पहला किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. लॉ ऑफ रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर के ऊपर, कि उसका नेचर कौन सा है. एल्यूमिनियम यूज़ करते हो कि गोल्ड यूज़ करते हो कि सिल्वर यूज़ करते हो कि कॉपर यूज़ करते हो. चलो मान लो कि भाई गोल्ड यूज़ किया, तो गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस कम है, लेकिन हम गोल्ड के वायर्स नहीं बना सकते, क्योंकि अगर गोल्ड के वायर्स बनाने बैठे तो क्या होगा? सब लोग वायर्स निकाल के चले जाएंगे, बेच देंगे, इट इज़ एक्सपेंसिव, तो फिर वो नहीं चलेगा. सिल्वर वो भी थोड़ा महंगा पड़ता है. एल्यूमिनियम इट इज़ ओके, एल्यूमिनियम इज़ फाइन, बट द easiest one and very nice for nature of the conductor that is being used for making wires is copper. उसके नेचर के हिसाब से, उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से, उसके एक्सपेंसिवनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉपर अच्छा है. So first one is resistance depends upon the nature. Second one is law of length. उसका मतलब क्या? जितना उसका लेंथ उतना उसका रेजिस्टेंस. मान लो कि भाई दिस इज वन कंडक्टर वायर एंड दिस इज अनदर कंडक्टर वायर. तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो बहुत सारे रेजिस्टेंस में जाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसको कम रेजिस्टेंस में जाना पड़ेगा. सो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is affecting the resistance. So that means resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है. सो हियर अगर हम दो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, then R1 is directly proportional to L1 and R2 is directly proportional to L2. So R1 upon L1 is equal to R2 अपॉन L2. तो इस तरह से उसका रिएक्शंस या तो फिर इक्वेशंस हमें मिलते हैं. तीसरा जो है वो लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या? कि भाई उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मान लो कि भाई एक इतना बड़ा है, एंड अनदर वन इज द स्मॉल वन. तो बड़ा है
तो जो रेजिस्टेंस होगा वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन छोटा है तो रेजिस्टेंस बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत आएगी। उसका मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इज resistance is directly proportional to length, and equation number 2 is resistance is inversely proportional to the area of cross section. Then we get R is proportional to L upon A. When we remove the proportionality when we remove the proportional, then we require to put a proportionality constant, and it is rho. Rho means what? Rho is related to the specific resistance or resistivity, which is going to remain constant for a specific conductor. So if I take a copper from your place or my place for anywhere, the specific resistance of the copper is going to remain same. समझ में आया? तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है, तो प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट देना पड़ता है, वो कांस्टेंट उसका वैल्यू सेम रहेगा ऑल ओवर। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो किसके लिए स्टैंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैंने बताया कि भाई मुझे कॉपर चाहिए, तो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहीं से भी कॉपर आप लो, मेरे घर से लो या आपके घर से लो या कहीं भी जगह से लो, कॉपर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है, कितना लंबा वायर है, कितना छोटा वायर है, वो उसका रहेगा। बाकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। यहाँ पे इफ देयर इज अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन आर इन ओम्स रो आर इन ओम्स इज इक्वल टू रो 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, और if you are taking in centimeter, then rho 1 centimeter upon 1 centimeter square. Then specific resistance is equal to, that is rho is equal to R ohm multiplied by meter, or you can say R ohm multiplied by centimeter. So what is the specific resistance? It is a resistance offered by a conductor of a unit length, either in meter or centimeter, and the unit cross section area, such that the current enters and leaves the conductor from its opposite ends. तो जितना करंट एक एंड में से जा रहा है, उतना ही करंट दूसरे एंड में से बाहर निकलेगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और यू कैन से डेफिनेशन, और यू कैन से इट इज डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब, क्योंकि वो सॉलिड के फॉर्म में है, यूनिट क्यूब, सच दैट द करंट एंटर्स एंड लीव्स इट फ्रॉम द ऑपोजिट फेसिस। क्यूब यानी कि इट हैज L into L, that is the cube, that is the meaning of cube, that is 1 meter cube or 1 centimeter cube। तो कितना करंट एक जगह से एंटर हो रहा है और उतना ही करंट दूसरी जगह से बाहर निकल रहा है, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस CGS में देखोगे तो ओम सेंटीमीटर, SI में देखोगे तो ओम मीटर। लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस R ऑफ अ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एंड द टेम्परेचर, उसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। तो मान लो कि भाई चलो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो साथ साथ में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेड फ्रॉम अ प्योर मेटल राइजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। एज फॉर एग्जाम्पल प्योर टंगस्टन बल्ब के अंदर आप देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट वन इज। सेकेंड वन इज वेरी लिटल और नो चेंज इन रेजिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर। आप कितना भी गर्म कर दो, कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा दो, रेजिस्टेंस थोड़ा फर्क पड़ेगा या तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इन केस ऑफ मेटालिक एलॉयज द रेजिस्टेंस डज नॉट इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। उसका मतलब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया लेकिन रेजिस्टेंस में कोई भी फर्क पड़ा नहीं। दैट इज इंक्रीज इन R इज नॉट एप्रिशिएबल। एग्जाम्पल मैंगनीन, यूरेका, जर्मन सिल्वर एक्सेट्रा आर द एलॉयज हुज रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन सेम।
विद द राइज इन टेम्परेचर। कहाँ पे यूज़ होने वाला है? ये सब यूज़ होगा रेजिस्टेंस बॉक्स में, रियोस्टेट में, एक्सेट्रा। ये सब मैं बाद में लास्ट में आपको बता दूंगा। रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, वो सब मैं बाद में लास्ट मिसेलेनियस एपिसोड में डाल देंगे। डिक्रीज इन आर विद द राइज इन टेम्परेचर। अभी उसका उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम हो रहा है। पहले दो में क्या था, टेम्परेचर बढ़ा है रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और तीसरे में कैसा है, रेजिस्टेंस बढ़ा, अरे टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस को बढ़ने की जगह पे डिक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना, लेकिन डिक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन फिलामेंट्स बल्ब फॉल्स विद द राइज इन टेम्परेचर। Resistance of an ionic compound decreases with the fusion and they start conducting electricity. Example दिया है, resistance of vulcanized rubber drop by 25% when heated from 0 degree to 24 degree centigrade. तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ये सब? वल्कनाइज्ड रबर में। टेम्परेचर बढ़ाया, 0 डिग्री था, 0 डिग्री से 24 डिग्री लेके गए, 25% वल्कनाइज्ड रबर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी करने लगेगा। रेजिस्टेंस 25% कम हो गया, आराम से वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी करने लगेगा, क्योंकि रबर तो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसको 0 डिग्री से 24 डिग्री के ऊपर लेके आए तो रेजिस्टेंस 25% ड्रॉप हो गया। दैट व्हाट इट मीन्स। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। Ohm was a German physicist and he performed a number of experiments to find out the relationship between the current and volt, or you can say potential difference. So current and the potential difference applied in that conductor from where the current is passing, उसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया, और रिलेशनशिप मिलने के बाद उसने जो लॉ बनाया उसे कहते हैं ओम्स लॉ। और उसने क्या बताया? ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन सेम, the current flowing through it is directly proportional to the potential difference at its end. करंट किसके पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट फ्लो ज़्यादा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट फ्लो कम। सो इफ I is the current flowing through the conductor such that V is the potential difference at its ends, then V is directly proportional to I. और प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए हमें वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? Resistance. So V is equal to IR. R is a proportionality constant and is commonly known as resistance of the conductor. If I want to find out R, then R can be found by making R subject. So R is equal to V upon I. Or if I want to find out how much current is passing, then current is equal to volt V upon R. So this is the Ohm's law. This is important from the examination point of view. If current is 1 ampere, then in the above equation, in the relation V is equal to IR, if we put the value of I as 1 ampere, we get V is equal to R. So when does the volt and the resistance becomes equal? When the current flowing through the conductor is of 1 ampere. Thus when the unit current flows through the resistors, then the resistance of the resistor is numerically equal to the potential difference to its ends. चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो फिर भी कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या यूज़ करेंगे? वोल्ट मीटर एंड एम मीटर को यूज़ करना है। वोल्ट मीटर किसके लिए? तो क्या वोल्टेज फाइंड करने के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। एम मीटर किसके लिए होता है? तो क्या भाई एम मीटर होता है करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पास करने, वो फाइंड करने के लिए। एम मीटर कैसे जोड़ेंगे? तो आगे हमने बता दिया था कि एम मीटर को जोड़ना है तो सीरीज़ में जोड़ना है, और अगर वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो पैरेलल में, कंडक्टर के पैरेलल में जोड़ना है। जो भी रेजिस्टर आप यूज़ करते हो उसके पैरेलल में जोड़ना है। तो ए बी इज़ अ रेजिस्टर ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस एंड इट इज़ कनेक्टेड in a series to a cell through a key. An M meter and the rheostat as shown in the figure A, that is given figure यहाँ पे नीचे है, in the figure a voltmeter is attached to a parallel to the resistors AB. तो आप देखोगे वोल्ट मीटर V है, एम मीटर A है। एम मीटर किसके साथ जोड़ा गया है तो पता है ना आपको, लास्ट टाइम एपिसोड में ऐसा बताया था, या तो प्रीवियस स्लाइड में ऐसा बताया था कि भाई एम मीटर को ज्वाइन करना है
तो वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट होगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर। तो यहाँ पे आप देखो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक ही साथ में कनेक्टेड है बराबर, और ये सीरीज बन रही है। लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो रेजिस्टर्स के पैरेलल में ज्वाइंट किया है। ओके, लेट अस मूव ऑन। On closing the circuit with the key, the ammeter and voltmeter shows the current flowing in the circuit and the potential difference at the one end of the resistors AB respectively. Record the values. Now change the current in the circuit by adjusting the slider of the rheostat. And again record the values. Take the 6 sets of reading. यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम में जो बताया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपको डिवाइसेस को जोड़ना है और 6 रीडिंग्स लेने हैं। करंट के सामने पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। तो हमें पता है रेशियो लेना है, किसके बीच का रेशियो लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का। सो V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू V3 अपॉन I3 इज इक्वल टू V4 अपॉन I4 इज इक्वल टू V5 अपॉन I5 एंड V6 अपॉन I6। वो क्या रहना चाहिए, जो भी आप रेशियो ले रहे हो वो सब रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, और कांस्टेंट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है। सो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें सभी जगह पे इतना रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो हियर अवर ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अगर कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स for related to the verification of Ohm's law. I will explain once again, or you just have to rewind the video and see. You will be understanding very easily and very nicely. You will be able to follow very nicely. Okay, let us move on to the graph. अगर मान लो कि भाई मैंने ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। वेयर इज करंट on x axis, where is potential difference on y axis. So I represents current and V represents potential difference. Then I will get a straight line. So you can see it's a straight line. So that is the following of an ohmic resistance. So that shows V is directly proportional to I, or we can say V is equal to IR, or you can say I is equal to V upon R. तो इसके हिसाब से हमें दो चीज़ मिल रही है, उसके अंदर आएगा ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। क्योंकि जो कंडक्टर इसको फॉलो कर रहा है, जो कंडक्टर ये लॉ फॉलो कर रहा है, उसे कहते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, और उनका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका ग्राफ कैसा होगा, उनका ग्राफ इस तरह से होगा। सो इट इज़ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ ओम्स। One which follows, they are known as ohmic resistance, and one which do not follow, then they are known as non-ohmic resistance. तो पहले ohmic resistance, the resistors which obey the law of ohms, or you can say ohms law, are said to have ohmic resistance, and the graph between the potential difference and the current flowing through it obtains a straight line. Example, all metals, metallic alloys obey ohms law, and hence they are said to be ohmic resistance. Non-ohmic resistance, the resistors which do not obey ohms law are said to be non-ohmic resistance. तो फिर उनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आएगा. So the graph which obtain between the current and the potential difference is not straight line, it is just a curve. Example, armature coil of an electric motor, ionic conductors such as electrolytes, electronic valves, arc lights, etc. So let us see the difference between ohmic and non-ohmic resistors. Ohmic resistors, they follow Ohm's law, that means V upon I is constant, and here they do not follow Ohm's law, therefore V upon I is not constant. The graph between V, that is potential difference, and the current I is a straight line. Here it is not going to be a straight line. तो यहाँ पे देखो, obey Ohm's law, do not obey Ohm's law. Here V upon I is constant, here V upon I is not constant. Here graph is a straight line, here graph is a curve. The slope of the graph is same, here they are different. All the metals and alloys are ohmic resistors, and here armature coil, electric motor, electromagnet, ionic conductors, electronic valves, arc lights, and electric bulb are non-ohmic resistors. So this is all about the Ohm's law, then ohmic resistors and non-ohmic resistors. I hope you understood the whole session related to the electricity chapter, that is about Ohm's law, verification of Ohm's law, as well as we have seen about the
relation between resistance of a material and temperature. We have seen about the law of resistance. If you have any doubts related to this one, please ask me in the comment box. Thanks very much, and thanks for your patience.